आज हम फिर से हाजिर हैं पॉलिटी के एक नए लेक्चर के साथ। और आज का हमारा टॉपिक होगा मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल। तो आज हम इन सारे बिल को एक एक करके देखेंगे और फिर एक साथ इनकी डिफरेंसेस क्या हैं, इनमें अंतर क्या है, ये देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल। तो दोस्तों ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? तो ऑर्डिनरी बिल सबसे पहले देख लेते हैं किस आर्टिकल में दिया गया है। ये आर्टिकल 107, 108, 107 और 108 में दिया है। दूसरा इसमें होता क्या है? तो ऐसे कोई भी मैटर जो फाइनेंशियल अदर देन फाइनेंशियल्स हों, ठीक है, वित्त के अलावा अगर कोई भी मैटर है, कोई भी प्रोविज़न है, तो वो ऑर्डिनरी बिल में आएगा। जैसे अगर कोई खेल कूद से रिलेटेड कोई बिल पास हो रहा है, या हेल्थ से रिलेटेड पास हो रहा है, या इलेक्शन से रिलेटेड पास हो रहा है, ठीक है, तो एक तरीके से अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट, ठीक है, वित्तीय सब्जेक्ट्स के अलावा अगर कोई भी मैटर होता है तो वह ऑर्डिनरी बिल में आता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं ये कहाँ पे लाया जा सकता है। तो दोस्तों ये दोनों हाउस में लाया जा सकता है, चाहे आप पहले लोकसभा में लाइए, चाहे पहले आप राज्यसभा में लाइए। फिर दोस्तों एक सवाल पूछता है कि कौन ला सकता है। तो दोस्तों इसको कोई भी ला सकता है, चाहे वो मिनिस्टर हो या वो प्राइवेट मेंबर हो। ज़रूरी नहीं कि वो मिनिस्टर हो, नॉर्मल सांसद भी ला सकता है। यहाँ तक कि वो अदर देन मतलब रूलिंग पार्टी के अलावा वो अपोजिशन वाले भी ला सकते हैं, ठीक है। माफ़ कीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर ऑर्डिनरी बिल को पास करते समय कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए लोकसभा ने पास किया और राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, या राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? तो दोस्तों ऐसे केस में जॉइंट सिटिंग का प्राविधान है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि जॉइंट सिटिंग किस आर्टिकल के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा रहा ऑर्डिनरी बिल के बारे में। अब आइए हम लोग देखते हैं मनी बिल के बारे में, इसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल बिल। तो दोस्तों मनी बिल भी एक प्रकार का फाइनेंशियल बिल है। तो दोस्तों फाइनेंशियल बिल तीन प्रकार के होते हैं, रुकिए मैं बताता हूँ। जैसे फाइनेंशियल बिल, राइटिंग से मतलब नहीं है, बस आप समझिए। तो पहला होता है मनी बिल, फिर एक होता है फाइनेंशियल बिल, इसको एफ बी लिख देते हैं, पहला कैटेगरी। तीसरा है फाइनेंशियल बिल, दूसरा कैटेगरी, ठीक है। तो दोस्त मनी बिल एक तरीके से फाइनेंशियल बिल है, पर मनी बिल में सिर्फ जो आर्टिकल 110 के अंदर दिए गए हैं प्रोविजंस ए टू एफ क्लॉज में, वही मनी बिल माने जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ और आता है वित्त से रिलेटेड, तो वो फाइनेंशियल बिल हो जाएगा। तो आइए अब हम एक एक करके देखते हैं कि मनी बिल में क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। तो एक सेकेंड, हाँ हाँ, अब देखिए सबसे पहला है कि इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। यानी आप कोई भी टैक्स लगाते हैं, या कोई भी टैक्स हटा देते हैं, या उसको कम कर देते हैं, या कोई भी चेंजेस लाते हैं, तो टैक्स संबंधी अगर आप कोई भी चीज़ें देखेंगे, चाहे लाया जाए चाहे हटाया जाए, उसमें कुछ कमी की जाए, बढ़ाया जाए, घटाया जाए, तो ये सब मनी बिल में आएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। बोरोइंग क्या होता है? गवर्नमेंट कोई भी चीज़ उधार लेती है फॉरेन मार्केट से, या दे इंडियन मार्केट से कहीं से उधार लेती है। जैसे कोरोना टाइम में हमें वर्ल्ड बैंक से इधर उधर कई कई जगह से उधार लेना पड़ा। तो इसको अगर रेगुलेट करना है, इसके लिए कुछ बिल लाना है, कुछ कानून लाना है, तो उसको मनी बिल माना जाएगा। फिर आता है कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, अगर गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड या कंटिजेंसी फंड का कस्टडी में कोई चेंजेस ला रही है, ठीक है, स्टेट्स को दे रही है, स्टेट से ले रही है, या कुछ भी हो सकता है कस्टडी में चेंजेस, तो वो सब बिल सारी मनी बिल मानी जाएंगी। फिर आता है अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जैसे कंसोलिडेटेड फंड में सारे पैसे आते हैं, वो उसी में सारे पैसे आए, फिर हमें गवर्नमेंट ने कोई योजना लाई, इसमें खर्च करना है, ठीक है, तो उसको निकालना होता है, तो अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, जिसको हम लोग बजट के दौरान पास करते हैं। तो वो सब भी सारे सब मनी बिल में आ जाएगा। फिर आता है डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इन केस द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज। तो दोस्तों मान लो जैसे गवर्नमेंट ने बजट में बता दिया कि हाँ हमें 100 रुपया खर्च करना है, बाद में उसको और दिखा रही है और खर्च कर रही है, तो ऐसे सब चीज़ें भी, ठीक है। या उसने 100 बता के 120 खर्च कर दिया, तो ये सब डिक्लेरेशन अगर देना है, तो ये सब की बिल मनी बिल में आएगी। उसके बाद उसके यहाँ रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ CFI और द पब्लिक अकाउंट ऑफ। हाँ, तो दोस्तों अगर कोई भी मनी आता है CFI में, या उसकी ऑडिट वगैरह अकाउंट की जांच होती है यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के, सब मनी, ये सब चीज़ें मनी बिल में आएंगी। और सबसे लास्ट में कि एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द लिस्ट अबव, ठीक है, ये वाला।
तो ये क्या होता है कि मतलब ऊपर के जितने भी 5 पॉइंट है उनसे रिलेटेड कोई और भी पॉइंट अगर मैच खाता है, ठीक है, तो वो सब भी मनी बिल में आएगा। हाँ, और मनी बिल की सबसे बड़ी खासियत है सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, वो भी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से पहले पूछा जाता है, उनकी परमिशन पे ही लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग फाइनेंशियल बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल 2, इन तीनों को एक एक करके डिफरेंस समझते हैं। मेन दोस्तों मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल 1 2 तो बहुत एक छोटे टाइप के बिल्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मनी बिल से। तो दोस्तों पहला पॉइंट है कि द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड, जैसे यहाँ पे। तो ये मैंने पहले बता दिया था कि मनी बिल लाने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए। फाइनेंशियल बिल में क्या है, इसमें भी रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए होता है। पर जो फाइनेंशियल बिल 2 होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। हाँ, अब मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास अमेंड करने के लिए कोई पावर नहीं है, ना रिजेक्ट कर सकता है ना अमेंड कर सकता है। ठीक है दोस्तों, पर जो फाइनेंशियल बिल 1 है, ठीक है, इस केस में ये अमेंड भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। और सेम 2 के साथ है, अमेंड भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है राज्यसभा। ठीक है, अब दोस्तों मनी बिल डिसाइड कौन करता है, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा वो डिसाइड करता है हर बिल के ऊपर। अगर मनी बिल है तो बिल के ऊपर मनी बिल लिख देगा और साइन मार देगा। पर फाइनेंशियल बिल 1 के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए, और फाइनेंशियल बिल 2 के लिए भी ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे आते हैं। और मनी बिल जो है उसको सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, तो क्योंकि सिर्फ मिनिस्टर द्वारा। फाइनेंशियल बिल 1 है, ये भी सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। तो इस केस में ये दोनों थोड़े थोड़े सिमिलर हो गए। ठीक है, और इसको जो फाइनेंशियल बिल 2 है इसको कहीं भी लाया जा सकता है, इससे मतलब नहीं। फिर आते हैं मनी बिल के केस में। देखिए जॉइंट सिटिंग का कोई प्राविधान नहीं है, ये सिर्फ ऑर्डनरी बिल के केस में होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ जो फाइनेंशियल बिल 1, इसमें जॉइंट सिटिंग अलाउड है। तो यानी एक तरीके से जो फाइनेंशियल बिल 1 होता है ऑर्डनरी बिल ही है, थोड़े बहुत इसमें 1 2 प्रोविजंस होते हैं जो इसको मनी बिल जैसा या वित्तीय बनाते हैं। बाकी तो ये इसका जो काम करने की प्रक्रिया है ये एक तरीके से ऑर्डनरी बिल का ही है। यानी कोई डेडलॉक आया तो जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट बुला लेगा, और सेम इसके केस में भी है, जॉइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल बिल 2 के केस में भी। हाँ, अब मनी बिल किस आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 110 में दिया है। फाइनेंशियल बिल किस में, आर्टिकल 117 1 में, और फाइनेंशियल बिल 2 117 3 में। ठीक है, और मनी बिल किससे डील करता है, जो 110 में प्रोविज़न दिए हैं, ठीक है, उन्हीं सिर्फ उन्हीं से। फाइनेंशियल बिल क्या है, जो 110 में दिए हैं, साथ में कुछ जनरल लेजिस्लेशंस भी होते हैं। ठीक है, कुछ सामान्य कानून भी होते हैं विधिक। और फाइनेंशियल बिल 2 क्या है, एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर जो 110 आर्टिकल में दिया है वो मनी बिल आएगा। उसके अलावा अगर कुछ पैसे निकाले जाते हैं तो वो फाइनेंशियल बिल 2 में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मनी बिल इसे गवर्नमेंट बिल, क्योंकि इसको सिर्फ मिनिस्टर ला सकते हैं तो ये गवर्नमेंट बिल है। ये ऑर्डनरी बिल है, इसको कोई भी ला सकता है, प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, मिनिस्टर भी। और फाइनेंशियल बिल 2 भी ऑर्डनरी बिल है। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक